नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से वे आंखें कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। साथियों, इससे पहले हम इस कविता की 100% व्याख्या हमारी पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। हम कविता पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि किसान की आंखों से कवि कहता है कि उसकी आंखों में झांकने पर उसे डर लगता है, जो अंधेरी गुफाओं के समान उसको लगती हैं। लेकिन आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रिजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। ऐसी अनहोनी जो हमारे साथ घटित होती है, उन अनहोनियों से हमें डर लगता है, वे हमें भयभीत कर देती हैं। अगला जो प्रश्न इसमें आता है, लाइनें पंक्तियाँ आती हैं, उनमें कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इसमें उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? किसकी आँखों की ओर संकेत किया गया है? यहाँ पर उन आँखों से किसान की ओर संकेत किया गया है कि किसान की जो आंखें हैं वो हमें भयभीत करने वाली हैं। अगला जो प्रश्न इसी की पंक्तियों से बनता है वो है कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें असीम वेदना से छुपी हुई है, जिससे कवि को डर लगता है। अगले जो प्रश्न है उसमें भी इसी तरह की बातें पूछी गई हैं कि डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की जो पीड़ा है उसका वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश कर सके। जो अत्याचार करने वाले हैं उन लोगों का जो एक जो नया मुखौटा पहनकर काम करते हैं उसकी पोल वे खोल सके। इसी संदर्भ में एक प्रश्न और बन जाता है कि यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? कवि का कर्म ही कविता लिखना है, कवि कर्म है कविता रचना करना। और यही बात यहाँ पर है, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय नहीं लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और न कविता लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक है। जब तक भाव होंगे तभी कविता लिखी जा सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार बिकवा दिया। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसी कारण उसकी जो दूध मुही बच्ची थी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये बातें हम यहाँ बता सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो हम बता सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्ति में किसान के निम्न सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान कभी स्वाधीन था, उसके घर के आसपास लहलहाते खेत थे, दुधारू गाय और हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी, पुत्र वधू भी थी। इस तरह से किसान एक सुखी और संतुष्ट किसान था और इन्हीं सब की स्मृति उसकी आंखों में एक चमक ला देती है। किसान को जब अपने परिवार के सदस्यों की याद आती है, अपने पालतू पशुओं की याद आती है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। बच्चों, इससे पहले हम अगला प्रश्न करें, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं ये केवल आपके मार्गदर्शन के लिए हैं। आप इनको केवल एक संकेत बिंदु के रूप में अपनाकर अपने भाव, अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे और आपके जो बौद्धिक स्तर है, आपने जहाँ तक समझा है
उसके आधार पर ही आप अपना जो वास्तविक मूल्यांकन है उसके लिए आप तैयार होंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो यहाँ पे पहले हम संदर्भ बताएंगे, फिर उसका आशय स्पष्ट करेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक जो हमारी आरोह भाग 1 है उसमें संकलित हुए आंखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। उपयुक्त पंक्ति में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान का विशेष स्नेह था और वह गाय भी केवल किसान को ही दोहने देती थी और किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। अगला जो इसमें काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें भी यही बात पूछी गई है कि संदर्भ सहित वाक्य स्पष्ट करना है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। यहाँ पर भी हम पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता में के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यहाँ पर किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे के विरोध करने पर उसको मार दिया गया। अब इसका हास्य स्पष्ट करते हम बताएंगे कि किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया। कारकुन होते हैं जो जमींदारों के लठैत थे। उन्होंने उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिली भगत से उसकी पत्नी पर मढ़ दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पति घातिन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी। वही कमाकर घर चला रही थी, लेकिन उसको समाज ने पति घातिन पति को मरवाने वाली कहा, तो वह भी कुएं में डूबकर मर गई। आगे आगे जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें कहा गया कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। यहाँ पर भी हम इसी तरह से संदर्भ बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित हुए आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है। किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद का अनुभव होता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन भी हो जाता है और उसे तीखी नोक की भांति वह सारी सुख की बातें चुभने लगती हैं। उसको उससे उनसे दुख होने लगता है। अब जो आगे पंक्तियां दी गई हैं उनमें स्त्री की तत्कालीन समाज में जो दशा थी उसका वर्णन करने के लिए बताया गया है कि घर में विधवा रही पतोहू यद्यपि थी यदि पति घातिन खैर पैर की ज्योति जोरू एक नहीं दूसरी है आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज में और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। वर्तमान समाज और स्त्री, ये एक हमने लेख लिखना है। तो यहाँ पर हम मार्गदर्शन है तो आपको कुछ संकेत दे देते हैं ताकि आप अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने बुद्धि कौशल के अनुसार लेख लिख सकें। तो प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बड़ी ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री की सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिणी करार दिया गया है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण के धमकाता है और उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकता। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाती है। वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति बहुत पहले की तुलना में कुछ बेहतर है। आज एक बार लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनाकर देश की रक्षा के लिए मोर्चा पर जाने में भी वे पीछे नहीं रही हैं। अब स्त्री अबला नहीं अपराजिता है और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं
कि आज का जो समाज है उसमें स्त्री को एक विशेष सम्मान मिला है और जिस कारण से उसने अपना एक अस्तित्व प्राप्त किया है। और हमारा अगला प्रश्न है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें और कारणों की भी पड़ताल करें। अब परिचर्चा करने के लिए आप एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर बातचीत करके एक दूसरे को बता सकते हैं कि किस प्रकार से आज का किसान जो है वो खेती बाड़ी को छोड़कर और दूसरे काम धंधों में लग रहा है। यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जिनके आधार पर आप आपस में परिचर्चा कर सकते हैं। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर परिचर्चा कर सकते हैं। जैसे खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गई है, अब खेती में कोई लाभ नहीं है। और फिर उसके बाद में आप बता सकते हो कि किस प्रकार से खेती में कितने खर्चे होते हैं, किस प्रकार से उसकी देख रेख में सब कुछ किसान को लगा देना पड़ता है, फिर भी उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो अपना अच्छे प्रकार से गुजारा कर सके। दूसरा हम कह सकते हैं कि इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है जिसे आज का पढ़ा लिखा और युवा वर्ग नहीं करना चाहता है, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया, कि किसकी जो सरकार है वो भी किसानों को ज़्यादा सहायता नहीं दे पा रही है, न ही कृषि के सुधार में कोई कदम उठाए जा रहे हैं। अगला हम कह सकते हैं कि अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव। ये अनाज बेचने किसान ने पूरे वर्ष मेहनत की, खून पसीना बहाया, लेकिन जो अनाज जो फसलें तैयार होकर उसके पास आती हैं उनको बेचने के लिए उसे उचित साधन नहीं मिल पाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। कृषि व्यवसाय से पलायन में के निम्नलिखित कारण हैं, आप इनमें से एक कारण बता सकते हैं कि कम आय होना, घोर परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना, समाज में उचित सम्मान न मिलना, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता, और इसमें बता सकते हैं कि नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव आदि कारण भी लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसमें संकेत देकर अपने बिंदु बनाकर आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे वे आंखें कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगली जो हमारी कविता आएगी उसमें हम घर की याद कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। धन्यवाद।